की आकांक्षाओं के लिए, भाइपों की कैरियर के लिए बंगाल के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया। आज जब हम बड़े बड़े प्लॉट की बात सुनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात सुनते हैं, हर महीने करोड़ों रुपयों की काली कमाई की बात सुनते हैं, तो पता चलता है कि दीदी ने किस तरह अपना सारा ध्यान भाइपों के ही विकास पर लगाया। जिस नेतृत्व में इतना अधिक स्वार्थ हो, वो सामान्य प्रतिभाओं से न्याय कैसे कर सकता है? भाई और बहनों, जब इस दुर्नीति के विरुद्ध में मैं सवाल उठाता हूं, आपके लिए अगर मैं सवाल उठाता हूं, बंगाल के नौजवानों के लिए सवाल उठाता हूं, बंगाल की माताओं बहनों के लिए सवाल उठाता हूं, बंगाल में कानून व्यवस्था के लिए सवाल उठाता हूं, तो दीदी क्या करती है? जवाब नहीं देती है, मुझको गाली देती है। कहती है मोदी से कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाएगी। अरे दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, आपने बंगाल की गरीब जनता को लूटने वाले तोलाबाजों के कान मरोड़े होते अपने सबसे प्रिय भाइपों से उठक बैठक करवाई तो आप এর থেকে ভয়ঙ্কর জিনিস আর কিচ্ছু হতে পারে না। ये आपका विदाई समारोह है। देखो साथियों, आज हालत ये है कि दीदी की सुबह और शाम मोदी को गाली दिए बिना ना शुरू होती है और ना ही खत्म होती है। और दीदी क्या क्या बोल रही है, उन्होंने सिर्फ इस चुनाव में कैसे गाली दी है, ये मैं आज बंगाल के लोगों के सामने, देशवासियों के सामने और अपने आप को बुद्धिजीवी मानने वालों के सामने भी दोहराना चाहता हूं। 19 मार्च को दीदी ने कहा कि वो मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहती। फिर दीदी ने देश के प्रधानमंत्री की तुलना लुटेरे, दंगाई, दुर्योधन, दुशासन, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से कर दी। 20 मार्च को दीदी ने मुझे श्रमिकों का हत्यारा बताया, दंगा करने वाला बताया। 24 मार्च को दीदी ने कहा देश का प्रधानमंत्री झूठा है, देश का प्रधानमंत्री सिंडिकेट से जुड़ा है। 25 मार्च को दीदी ने जो कहा वो बताने से पहले मैं बंगाल के संस्कारी जनता की माफी मांगता हूं। यहां के लोग संस्कारी हैं। यहां के প্রতিবার যেমন আপনার এই যে 5th ফেজ ইলেকশন হলো 72 ঘন্টা প্রচার করতে দেয়নি। 6th ফেজ হবে 72 ঘন্টা প্রচার করতে দেবে না। 7th ফেজ হবে 72 ঘন্টা প্রচার করতে দেবে না। 8th ফেজ হবে 72 ঘন্টা প্রচার করতে দেবে না। তার মানে আমার কটা দিন নষ্ট হলো? 4টে দিন নষ্ট হলো। আগে 24 ঘন্টা একদিন নষ্ট করেছে, 5টা দিন নষ্ট হলো। এবার 5 24 কত হয় জিজ্ঞেস করুন। বুঝলেন কিছু? আমার কতগুলো দিন নষ্ট করেছে বলুন তো মা বোনেরা। আমার একদিনে আমি একদিন ছুটি পর্যন্ত নিইনি।
আমার পায়ের ওই অবস্থা, আমি হসপিটালে 3 দিন থেকে ডাক্তারদের কথা না শুনে বেরিয়ে এসেছি। শুভ পয়লা বৈশাখ গেছে, পয়লা বৈশাখের দিনও আমি মিছিল করে বেরিয়েছি। আমাদেরও কষ্ট হয় এই গরমের মধ্যে। আজকে তো তার গরম একটু কম আছে, এই কদিন যা গরম গেছে ওরে বাপ, তার মধ্যে করতে হয়েছে। এখন যেহেতু বিজেপি জানে এই সিটগুলো ওরা একটাও জিতবে না, যে সিটগুলোতে ইলেকশন হবে, সেই জন্য এখন ইলেকশন টাইম কমিয়ে দাও, যাতে তৃণমূল মিটিং করতে না পারে। আরে মিটিং করার তৃণমূলের দরকার নেই, মা ভাই বোনেরা এমনিতেই ভোট দেবে তৃণমূলকে। কালও যদি ভোট হয়, কালও যদি ভোট হয়। कुछ दिक्कत है, ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। देखिए बंगाल में 10 साल जो मुख्यमंत्री रही वो क्या बोल रही है। 4 अप्रैल को दीदी इस बात पर भड़क गई कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि क्या मैं भगवान हूं, सुपर ह्यूमन हूं। 12 अप्रैल को दीदी ने कहा जहां मैं जाता हूं वहां दंगे होने लगते हैं। 13 अप्रैल को दीदी ने फिर से मुझे सबसे बड़ा झूठा कहा, मंदबुद्धि कहा। ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैंने कुछ ही गालियां जरा आपके सामने प्रस्तुत की है। भाइयों और बहनों, दीदी की गालियों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दीदी आप मुझे जितना कोसना है कोसिए, जितनी गाली देनी है दीजिए, लेकिन कम से कम बंगाल की महान परंपरा को, बंगाल की महान संस्कृति के, उसको, बंगाल के कल्चर को मेहरबानी करके मत भूलिए। देश की जनता बंगाल की समृद्ध विरासत, यहां के लोगों की वाणी, वर्तन, उस पर गर्व करती है। बंगाल के लोगों ने पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। इसलिए दीदी की इन गालियों ने मोदी का अपमान किया हो ऐसा नहीं है। दीदी ने इन गालियों से बंगाल के कल्चर, यहां की मिठास भरी भाषा, यहां की महान परंपरा को भी शर्मसार कर दिया है। साथियों, दीदी चाहती है कि बंगाल की स्थिति देखने के बावजूद मैं चुप रहूं, मैं उन्हें कुछ न कहूं। मुझे बताइए, आप जवाब देंगे? जवाब देंगे? मैं पूछूंगा, जवाब देंगे? सबके सब देंगे? आप मुझे बताइए, मुझे चुप रहना चाहिए क्या? चुप रहना चाहिए क्या? आपकी आवाज मुझे उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? बहनों की आवाज उठानी चाहिए, नौजवानों की आवाज उठानी चाहिए, यहां की बुराइयों के खिलाफ बोलना चाहिए, बोलना चाहिए ना। लेकिन जब मैं बोलता हूं तो देखिए क्या क्या सुनना पड़ता है। भाइयों बहनों, जब दीदी के लोग बंगाल के गरीबों को लूट रहे हो, आप मुझे बताइए, क्या ऐसे समय में चुप रह सकता हूं? जब दीदी की तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल को तबाह कर रही हो, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं चुप रह सकता हूं? जब दीदी ने अपने नेताओं को एससी वर्ग, दलित वर्ग के अपमान की सुपारी दी हो, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं चुप रह सकता हूं? पूरी ताकत से बताइए, मैं चुप रह सकता हूं? मैं चुप रह सकता हूं? जो दूर दूर खड़े हैं वो भी बताएं, मैं चुप रह सकता हूं? साथियों, पश्चिम बंगाल में
दीदी के करीबी ने एससी वर्ग के लिए भिखारी का उपयोग किया है। भिखारी, ये बाबा साहब आंबेडकर, श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर, जोगेंद्रनाथ मंडल जैसी पुण्य आत्माओं के जीवन संघर्ष का बहुत बड़ा अपमान है। साथियों, जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने जो अपमान सहा, वो चाहते थे कि वैसा अपमान बाकी शरणार्थियों को ना मिले। यही भावना बीजेपी सरकार के बनाए कानून में भी है, लेकिन दीदी ने इसमें भी वोट बैंक ढूंढ लिया और झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। बंगाल में बीजेपी सरकार दीदी के उस झूठ तंत्र पर भी विराम लगाएगी। हमारी डबल इंजन सरकार हर शरणार्थी को मदद और घुसपैठियों पर सख्ती के लिए प्रतिबद्ध है। राजवंशी और महिषा समाज के साथियों के साथ भी टीएमसी ने जो जुल्म किया है, उनका जो अपमान किया है, ऐसा करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। आप मेरे से सहमत हैं? आप सहमत हैं? भाइयों और बहनों, दीदी की सरकार ने गुंडागिर्दी को, दादागिरी को, मस्तानगिरी को जिस प्रकार पार्टी की विचारधारा बनाया है, वो नारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। स्कूल टीचर बहन स्मृति कांता दास और उनके परिवार के साथ टीएमसी के गुंडों ने क्या किया, ये जुल्म कोई भुला नहीं सके। बहनों बेटियों को यहां कितने जघन्य अपराध झेलने पड़ते हैं, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन दीदी को बहन बेटियों की ये तकलीफ नहीं दिखती। साथियों, बीजेपी हर बहन बेटी, चाहे वो किसी भी मत संप्रदाय की हो, सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान और सबको अवसर देने के लिए काम करती है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर बीजेपी ने लाखों मुस्लिम बहनों के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर की है। इस वजह से लाखों मुस्लिम बहन बेटियां आज बीजेपी के साथ खुल करके भी आने लगी है, और जब वोट देने जाती हैं तो चुपचाप कमल पर बटन दबा करके आती है। बीजेपी पर यही स्नेह मैं पूरे पश्चिम बंगाल में भी देख रहा हूं। भाइयों और बहनों, दिनाजपुर का कटारी भोग चाल और तुलाई पुंजी चाल यहां की शान है, लेकिन दीदी के राज में धान उगाने वाला कृषक मंडी के लिए परेशान, भंडारण के लिए परेशान, कोल्ड स्टोरेज के परेशान और सिंडिकेट से, बिचौलिए से, तोलाबाजों से, उनसे भी परेशान है। इतनी नदियों के बावजूद यहां पर किसान को सिंचाई के लिए कृषक पंपों पर निर्भर हो गया है। इस स्थिति को बदलने के लिए बीजेपी की डबल इंजन सरकार तेजी से काम करेगी। यहां सिंचाई की, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बने, कृषि आधारित शिल्प लगे, एक्सपोर्ट के लिए नई सुविधाएं विकसित हो,
ये हमारी प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है कि दिनाजपुर समेत अन्य जगहों के अधिकारियों ने यहां के कृषकों का डेटा तैयार करना शुरू कर दिया होगा। 2 मई के बाद हर कृषक परिवार को, भूमिहीन कृषकों को उनका अधिकार मिलने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी मेरे कृषक भाई बहनों को बीजेपी सरकार बनने के बाद दीदी ने जो रोका हुआ है, दीदी ने जो रोका हुआ है वो 18,000 टका, 18,000 टका। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना कितना कितना? 18,000 टका सीधा सीधा किसान के बैंक खाते में जमा करा दिया जाएगा। ये किसान के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, ये बात आप घर घर पहुंचाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे, किसान के घर जाके बताएंगे, 18,000 टका मिलने वाला याद कराएंगे। ये उनका हक का है। दीदी रोक के बैठी थी, जैसे ही दीदी हटेगी रुपया आ जाएगा। यही नहीं, उत्तर बंगाल में जो भाइपो पास, भाइपो परमिट, ये जो राज चल रहा है ना, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी मेरे भाई। इससे समझाओ। विन ग्रिप टेक्नोलॉजी को